जब भी आप दुबई का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? स्काई स्क्रैपर्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, मेगा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल हब और अंधा पैसा। पर अगर इन सब चीजों को हटा दिया जाए तो दुबई सिर्फ और सिर्फ एक पैसा छापने की मशीन है। दुबई का इकोनॉमिक मॉडल दुनिया की किसी भी डेवलप्ड कंट्री से बेहतर है, जिस वजह से दुबई का नाम क्रूड ऑयल की कमी होने के बावजूद मोस्ट सक्सेसफुल गल्फ इकोनॉमी में शामिल है। पर हालत काफी बदल चुकी है। इतने सालों तक स्मूथली काम करने के बाद दुबई का इकोनॉमिक इंजन अब खतरे में है, और अगर एमिरेट्स को अपनी जगह वर्ल्ड इकोनॉमी में बनाए रखनी है तो जरूरत है बदलाव की। तो कैसे बना दुबई इतना अमीर और क्यों है दुबई की इकोनॉमी खतरे में, आइए जानते हैं। दुबई जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि दुबई इतना अमीर आखिर बना कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1960 से, जब दुबई आज के दुबई से बिल्कुल अलग था। वो बस एक छोटा सा फिशिंग टाउन था। पर फिर दो बड़ी चीजें हुई। पहली, दुबई में ऑयल का मिलना, और दूसरी, दुबई में एक नए रूलर का आना, शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, जिसने दुबई को एक अलग नजरिए से देखा, जैसे हम आज देखते हैं। शेख बहुत ही कम समय में समझ चुका था कि पर्शियन गल्फ के बाकी रीजन्स के मुकाबले दुबई के ऑयल रिजर्व्स काफी कम हैं और बस कुछ ही सालों तक इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जान चुका था कि अगर दुबई को इन ऑयल रिजर्व से ज्यादा पैसा बनाना है तो इनके खत्म होने तक इनका पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। शेख का ये फैसला बेहद काबिले तारीफ था, क्योंकि दुबई के नेबरिंग स्टेट्स ऑयल पे अंधा पैसा बहा रहे थे। जैसे जैसे ऑयल से पैसा आने लगा, शेख ने सबसे पहले दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया। दुबई का पहला एयरपोर्ट, होटल, रोड, जिसने दुबई को दुनिया के दूसरे पार्ट से कनेक्ट होने में मदद मिली। दुबई के इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले मिडिल ईस्ट में एक और सिटी थी, जहां वेस्टर्न कंपनीज के रीजनल हेडक्वार्टर्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स और दुनिया जहां की लग्जरी थी। उस समय के रिच और पावरफुल लोग अक्सर इस सिटी में टाइम स्पेंड करने और एंजॉय करने जाया करते थे। इस सिटी का नाम था बेरूट, जो कि लेबनान का कैपिटल था। बेरूट को मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता था। पर 1970s में लेबनीज सिविल वॉर के दौरान चीजों ने एक नया मोड़ लिया और बेरूट का नाम अचानक से मैप से गायब ही हो गया। दुबई के रूलर ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए लॉज में कुछ बदलाव किए ताकि वेस्टर्न बैंक्स और लॉ ऑफिसर्स दुबई में अपना ब्रांचेस सेटअप कर सकें। मिडिल ईस्ट के जिन अमीरों ने अपना पैसा बेरूट में लगाया हुआ था वो सब अब शिफ्ट होकर दुबई में आने लगा। दुबई के पास अब फर्स्ट क्लास वेस्टर्न बैंक्स और लॉ सर्विसेज अवेलेबल थी। और इतना ही नहीं, दुबई के रूलर ने दुबई के लोकल एयरपोर्ट को एक्सपैंड करवाया और खुद की एयरलाइंस भी लॉन्च की, जिसे हम एमिरेट्स के नाम से जानते हैं। इन स्टेप्स से दुबई ना सिर्फ इजीली एक्सेसिबल हो गया, बल्कि आसपास के दूसरे एयरपोर्ट्स का ट्रैफिक भी दुबई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट होने लगा। दुबई अब मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के लिए एक इंपॉर्टेंट एयर हब बन चुका था। दुबई में अब पहले से ज्यादा टूरिस्ट आने लगे और दुबई की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके अलावा दुबई गवर्नमेंट ने दुबई के रियल एस्टेट को अपग्रेड करने का प्लान लॉन्च किया। मिड 1990s में दुबई ने इंडिया और पाकिस्तान से कम पैसों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर करना शुरू किया और ऑयल एक्सपोर्ट से बना सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। दुबई गवर्नमेंट का मानना था कि अगर आप बनवाओगे तो वो आएंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हुआ। 1990s के बाद से दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने लगा और इस समय तक दुबई की ऑयल रेवेन्यू 5% से भी कम हो चुकी थी। तो ये था दुबई का इतने कम समय में इतना अमीर होने का सीक्रेट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टूरिज्म, रिटेल, वेस्टर्न बैंकिंग और एलीट क्लास फाइनेंशियल सर्विसेज। करेंटली दुबई के पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, ना ही कोई ग्लोबली सक्सेसफुल कंपनी है। दुबई पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट है। और जहां अब तक ये मॉडल दुबई के लिए काफी सक्सेसफुल रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आगे भी इसी तरह काम करेगा। कम ऑयल रिजर्व्स होना दुबई के लिए लकी और अनलकी दोनों साबित हुआ, क्योंकि दूसरे गल्फ रीजन्स के कंपैरिजन में कम ऑयल रिजर्व्स होने की वजह से दुबई ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। उस समय ज्यादातर गल्फ कंट्रीज ने ऑयल से जनरेट किया हुआ पैसा दुबई में इन्वेस्ट किया, जिससे दुबई को जीरो कंपटीशन का सामना करना पड़ा। पर अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ कंट्रीज की GDP ऑयल की डिमांड तेजी से कम होने के कारण काफी खतरे में है। अगर इस रिपोर्ट की माने तो गल्फ कंट्रीज का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर 2034 तक पूरी तरह बिगड़ सकता है। अपनी इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए इन कंट्रीज को अभी से ही कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गल्फ कंट्रीज इस चीज से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने और ऑयल रेवेन्यू की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इन कंट्रीज ने अलग अलग तरह के ग्रैंड प्लान्स अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया का विजन 2030, ये दुबई के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज साबित हो सकती है, क्योंकि सारी की सारी गल्फ कंट्रीज ने सोल्यूशन के तौर पर बेसिकली दुबई के इकोनॉमिक मॉडल को हूबहू कॉपी करने का फैसला किया है। सारी गल्फ कंट्रीज टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में और अपना रियल एस्टेट एनहांस करने में लगी हुई हैं, जो कि दुबई कई सालों से करता आया है। आने वाले सालों में गल्फ रीजन में डिमांड और सप्लाई का सीन पूरी तरह चेंज हो जाता है, तो दुबई की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पहले दुबई के पास अपना रियल एस्टेट को फाइनेंस करने के लिए ऑयल रेवेन्यू का ऑप्शन था, पर ऑयल के डिप्लीट होने के बाद अब दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से अब्रॉड के इन्वेस्टर्स पर डिपेंडेंट है। ये इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं।
जाहिर सी बात है ये सिस्टम सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक दुबई में अब्रॉड से इन्वेस्टर्स का पैसा आता रहेगा। दुबई की पॉपुलेशन इस वक्त 3.5 मिलियन है और दुबई ऑन एन एवरेज लंदन और न्यूयॉर्क दोनों के कंबाइंड टोटल से भी ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स बिल्ड करता है। ये इम्बैलेंस और भी ज्यादा बिगड़ सकता है क्योंकि 90% दुबई की पॉपुलेशन फॉरेनर्स है जो कि दुबई में काम करने आते हैं, और क्योंकि इन्हें यूएई की सिटीजनशिप मिलना इम्पॉसिबल है, ये लोग एक दिन दुबई से चले जाएंगे। इसका मतलब है कि दुबई के ज्यादातर अपार्टमेंट्स एक टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, ना कि लाइफ टाइम होम ओनरशिप। अब दुबई की लोकल पॉपुलेशन तो इस डिमांड को सस्टेन करने से रही, जिससे कि फ्यूचर में दुबई का रियल स्टेट सेक्टर मुश्किल में आ सकता है अगर दुबई इकोनॉमिक मॉडल के बाकी दो सेक्टर्स का परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो। दुबई के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसकी लीडरशिप, जिसकी वजह से दुबई इतने लार्ज स्केल पे एस्टैब्लिश हो पाया है। अब जब लीडरशिप इतनी बेहतरीन है तो ऑब्वियसली उन्होंने दुबई पे आने वाले खतरे की प्रेडिक्शन कर ली होगी। यही रीजन है कि दुबई गवर्नमेंट दुबई इकोनॉमिक मॉडल का नक्शा पूरी तरह से चेंज करने में लगी हुई है। इस साल जनवरी में दुबई गवर्नमेंट ने अपने नए इकोनॉमिक विजन की अनाउंसमेंट की, जो कि है दुबई को होम ग्राउंड बिजनेस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पॉपुलेशन की मदद से एक रियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करना। पर इस बदलाव के लिए दुबई गवर्नमेंट को बहुत ही तेजी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुबई इस समय पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन वर्कर्स पे डिपेंडेंट है। दुबई का लोकल पॉपुलेशन बहुत ही कम है और दुबई में क्वालिटी एजुकेशन, डेवलप्ड इंडस्ट्री और स्किल्ड लेबर की भी कमी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दुबई की इकोनॉमी कल या परसों में कोलैप्स हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि दुबई पहले भी इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। अब देखना यह है कि दुबई की इकोनॉमिक मॉडल फिर से एक बार ट्रांसफॉर्म हो पाता है या फिर कोलैप्स हो जाता है।